हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और विज्ञान प्रगति मैगजीन दिसंबर 2021 की आप लोगों के सामने मार्केट में 30 रुपये की मिलती है, लेकिन इसकी क्लीन पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर्टिकल्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लिमिटेड आर्टिकल्स काम के हैं। लाइक आप देख सकते हो कि जो इसका कवर पेज है वहाँ पर लिखा है अंतरिक्ष और दूरियों का मापन कैसे किया जाता है। तो ये सब हमें नहीं जानना कि ये इस तरीके से गणितीय है, किस तरीके से काम यहाँ पर होता है। ओके, ये सब चीज़ें काम की नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें काम की हैं, लाइक नोबेल प्राइजेज इसमें दिए गए हैं। ओके, उसके बाद आप देखो लिखा हुआ टैटू चित्रकारी, ये सब काम का नहीं है। उत्तरी हिमालय में ध्यान की खेती, थोड़ी सी चीज़ों को जानेंगे। क्या है ये वृक्षायुर्वेद, थोड़ा सा जानेंगे इसको। ठीक है, आउटडोर गेम क्या होते हैं, नहीं जानेंगे बिल्कुल भी। ओके, तो ऐसी सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी और इसीलिए इसको चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। ये सब आप यहाँ पर कर दीजिएगा। पहला जो यहाँ पर एडिटोरियल आता है कवर पेज के जस्ट पीछे ही आपको ये आर्टिकल देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें जो आपके दिव्यांगजन होते हैं, आपके जो दिव्यांगजन यहाँ पर होते हैं उनके लिए नई नई प्रौद्योगिकीज़ यहाँ पर बनाई गई हैं। तो नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर आई हैं, जैसे किसी को सुनाई नहीं देता तो उसके लिए भी यहाँ पर आपकी अलग अलग तरीके के उपकरण नए यहाँ पर बनाए गए हैं। ओके, तो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए दिव्य नयन जैसी चीज़ें बनाई गई हैं, या फिर आप देख सकते हो कि व्यक्तिगत मशीन यहाँ पर बनाई गई है। ओके, ये एक ऐसी मशीन है जिसकी वजह देखो देखो ये सारी मशीन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के ऊपर बेस हैं। और इसमें जो है वो आप जैसे पढ़ना है ना, ठीक है, तो उसको आपको स्पीच के रूप में कन्वर्ट करके सुनाएगा। ओके, लाइक आप पढ़ नहीं सकते तो आप हियरिंग कर सकते हो। ओके, तो ये उनको आपको जो है वो स्पीच आउटपुट के रूप में एक्सेस कर सकते हो इसको, डाटा को। और ऐसी सब चीज़ें यहाँ पर डेवलप की गई हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ हैं। जैसे आप देख सकते हो कि किसी की कोई बाँह नहीं है। ओके, आप देख सकते हो हाथ नहीं है। ओके, तो वहाँ यहाँ पर आपकी मायो इलेक्ट्रिक वहाँ जो है वो बनाई गई है, मायो इलेक्ट्रिक संकेतों की मदद से आपकी ओरिजिनल हैंड की तरह ही यहाँ पर वर्क करेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी चल रही हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखो किसने ये तकनीकें निकाली हैं। तो ये निकाली हैं CSIR के अंदर, चंडीगढ़ में बेस एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं CSIO। उन्होंने ये प्रौद्योगिकी यहाँ पर डेवलप की है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिए गए। तो सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में ही हम यहाँ पर देख लेते हैं। और ये आपको जो दिखाया गया है वो है नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री। नोबेल प्राइज़ जो है वो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने यहाँ पर डायनामाइट की खोज यहाँ पर की। ओके, उसका आविष्कार किया 1866 के अंदर। उन्होंने कुल मिला के लगभग 355 आविष्कार किए थे। और 1901 में यहाँ पर ये नोबेल प्राइजेज जो हैं वो शुरू किए गए थे। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस समय ये प्राइजेज दिए जाते हैं। 1901 में ये प्राइज सिर्फ 5 चीज़ों के लिए दिए जाते थे: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान। अर्थशास्त्र के लिए उस समय कोई प्राइस नहीं था। अर्थशास्त्र के लिए प्राइस बाद में यहाँ पर शुरू किया गया। ओके, लगभग 1968 के करीब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राइज यहाँ पर शुरू किया गया। ये विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को लगभग 10 लाख डॉलर तक यहाँ पर और प्रशस्ति पत्र के साथ में दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और कई सारी और चीज़ों का भी यहाँ पर खोज की, और 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी बहुत ज़्यादा संपत्ति भी यहाँ पर थी और उन्होंने उसको ट्रस्ट में रखा। कहा कि इस ट्रस्ट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा उससे ऐसे लोगों को मदद मिलनी चाहिए जो कि सबसे योग्य हों। ओके, और मानव जीवन के लिए कुछ करें। तो उन लोगों को ये सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया गया। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे कि 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइजेस की शुरुआत यहाँ पर हुई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई 1900 में। ओके, सन 1900 में इसकी शुरुआत की गई और 1901 से नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिया जाने लगा। स्वीडिश बैंक ने अपनी 300वीं जयंती की वर्षगांठ पर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की, जो कि 1968 में यहाँ पर हुआ। पहला जो नोबेल का शांति पुरस्कार था 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूएंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया। तो जो पहले प्राइज़ होते हैं वो भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें आप के लिए काम की हो जाती हैं। ओके, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म, ये फिर इनके बारे में बताया कि अल्फ्रेड नोबेल जो है उनका जन्म 1833 में हुआ था, स्वीडन में हुआ था। और ये चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, इससे बाहर नहीं पूछी जाती। अर्थशास्त्र का नोबेल कब शुरू हुआ? 1968 के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी।
तो 2021 में नोबेल प्राइजेस दिए गए विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में हम इनको यहाँ पर देखेंगे। सिर्फ इतना ही स्लाइड काम का है, इससे ज़्यादा डिटेल में आप नहीं जाएंगे। ओके, तो भौतिकी के क्षेत्र में यहाँ पर मिले आपके स्क्यूरो मनावे को यहाँ पर मिले जो कि अमेरिका के हैं, क्लाउस हैसलमैन को मिले जो कि जर्मनी के हैं, और जॉर्जियो पेरेसी को मिले जो कि इटली के हैं। ओके, तो क्यों मिले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साल 2021 का भौतिक पुरस्कार जो मानावे हैं उनको मिला और क्लाउस हैसलमैन को, इन दोनों को संयुक्त रूप से काम करने के लिए मिला। और इन्होंने किस चीज़ पर वर्क किया, तो इन्होंने जो भौतिक मॉडलिंग है पृथ्वी की जलवायु मॉडल की, क्लाइमेट किस तरीके से चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से हो रही है और उसका क्या हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इस चीज़ के लिए इनको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके, आप देख सकते हो कि आधा हिस्सा सिर्फ इनको दिया गया, जॉर्जियो पेरेसी को 25% इनको दिया गया, 25% इनको दिया गया। ओके, उससे सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें मानव जाति के लिए काम की हैं तो वही इंपॉर्टेंट है। जॉर्जियो पेरेसी को किस लिए मिला, इन्होंने परमाणु से लेकर के ग्रह तक यानी छोटे कण से लेकर के बड़े जो ग्रह हैं उन तक भौतिक प्रणालियों में विकार किस तरीके से आता है और उतार चढ़ाव के लिए इनकी खोज, उसके लिए इनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं। रसायन के क्षेत्र में 50-50% के हकदार रहे बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं और डेविड WC मैकमिलन जो कि अमेरिका के हैं। इनको संयुक्त रूप से ये पुरस्कार मिला और इन्होंने जो है वो एक तीसरे तरीके के कैटलिस्ट का विकास किया और असममित ऑर्गेनो कैटालिसिस इसका नाम यहाँ पर दिया गया है। ओके, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये अपने आप में रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी भाग यहाँ पर नहीं लेते। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं और अभी तक सिर्फ मेटल वगैरह या फिर कुछ हद तक एंजाइम्स यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब ये मिलेगा आपको असमित ऑर्गेनो कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर मिला आपके अर्डेम पटपोटियन को और यहाँ पर आपको मिला डेविड जूलियस को। इन दोनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में मिला और इन्होंने इस चीज़ की खोज की कि किस तरीके से जब हम किसी टेम्परेचर या किसी चीज़ को छूते हैं या वो गर्म हो या ठंडी हो तो किस तरीके से हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनमें किस तरीके से महसूस होता है। ओके, तो इस चीज़ की खोज इन्होंने यहाँ पर की और इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये आर्टिकल आता है उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में धान की नवीन किस्म। तो उत्तरी हिमालय क्षेत्रों में धान की नवीन किस्म कहीं से कहीं तक हमारे सिलेबस में किसी काम का नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी चीज़ें जान सकते हैं। ये सब नहीं जानना, ना ही ये सब जानना है, ये थोड़ा सा काम का है। मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय भाग में अलग अलग जगह पर धान की खेती होती है। तो क्या अंतर है कि हम मैदानी भाग में धान की खेती करें और पर्वतीय भाग में धान की खेती करें? तो आप देख सकते हो कि मैदानी क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में 2 गुना से भी ज़्यादा, यानी मैदानी क्षेत्रों में जब हम कोई धान की फसल उगाते हैं तो 2 गुना तक हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। पर्वतीय क्षेत्र में ऐसी प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ऐसी धान की किस्म यहाँ पर तैयार करनी पड़ेंगी जिससे इस गैप को यहाँ पर कम किया जा सके, ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो 2 गुना तक ज़्यादा है, ये कैसे है? इसका कारण आप देख सकते हो कि मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, उन्नत प्रजातियों का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी की क्षमता भी उर्वरक होती है। इसके विपरीत अगर आप देखो कि 90% जो पर्वत के क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश भी नहीं होती, वर्षा आश्रित हैं लेकिन बारिश नहीं होती। ओके, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता क्षमता भी कम होती है क्योंकि ढाल होता है तो ग्रेविटी के कारण लीचिंग हो जाती है, न्यूट्रिएंट की भी वहाँ पर कमी देखने के लिए मिलती है। ओके, साथ ही उन्नत प्रजातियों का प्रयोग भी वहाँ पर आपका कम है। तो यही आर्टिकल था कि इसके लिए नवीन किस्म यहाँ पर तैयार की जाए और ये किस्में किस किस तरीके की हैं ये दी गई हैं सारी। ये कहीं से कहीं तक किसी भी एग्जाम के काम की नहीं है, तो आपको इनको नहीं पढ़ना। और अगर फिर भी आपको लगता है कि चीज़ें हमारे काम की हैं तो आप मैगजीन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो और अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं, लिखा हुआ है पादप विज्ञान के क्षेत्र में भारत का तुल्य योगदान। ये आर्टिकल भी हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में 1-2 पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं जो कि काम के हो सकते हैं। ओके, वृक्षायुर्वेद ये एक संस्कृत की टर्म है और इसमें आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। वृक्षायुर्वेद भारत का एक शास्त्रीय संगीत है, संग्रह है। बेसिकली इसके अंदर जो है इसके बारे में लिखा गया है कि वृक्ष की वृद्धि किस तरीके से की जाए। ओके, और लगभग 400 ईसा पूर्व लिखा गया था। 12 अध्याय हैं। इसमें आपको बताया गया है कि भूमिगत जल किस तरीके से यूज़ किया जाए। इसके अंदर बताया गया है कि इंटर प्लांट स्पेसिंग यानी अंतर पादप वृद्धि क्या होती है। इसमें बताया गया है कि मिट्टी का वर्गीकरण किस तरीके से होना चाहिए, मिट्टी का चयन कैसे होना चाहिए, बहुत सारी जनन तकनीकें हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए, बीज उपचार के बारे में बताया गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो बताई गई हैं। ये एक ग्रंथ है, इसके अंदर में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी।
कहीं भी आपको इस ग्रंथ के बारे में कहीं कुछ लिखने के लिए नहीं आएगा। ओके, सिर्फ ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस वृक्ष आयुर्वेद। ओके, तो इसके अंदर इस तरीके की चीज़ें हैं जिसकी कारण हम वृक्ष को यहाँ पर एक अच्छा कह सकते हैं कि अच्छा वृक्ष रोपण यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, एक पेड़ किस तरीके से यहाँ पर बढ़ेगा उससे रिलेटेड तकनीकें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, तो कुल मिला के हम अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं, इतना आपको यहाँ पर लिखना होता है मेंस के अंदर। और ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ करने का मतलब ये है कि इसी तरीके के जो और ग्रंथ यहाँ पर आपके इंडिया की कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिफाइन करते हुए बताए गए हैं, उनका यूज़ करते हुए हम खेती यहाँ पर करें। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये पंचगव्य वगैरह भी दिए गए हैं, ये सब भी काम करेंगे। फिर आता है आर्टिकल एकीकृत निगम ठोस अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली, जिसको कहते हैं IMSWDS। ओके, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, जनसंख्या यहाँ पर बढ़ रही है, उसके साथ साथ शहरीकरण भी यहाँ पर बढ़ रहा है। वर्तमान में लगभग 62 मिलियन टन अपशिष्ट यहाँ पर जनरेट होता है, अलग अलग हाउस होल्ड से हो सकता है, इंडस्ट्रीज से हो सकता है, और उम्मीद है 2030 तक ये 165 मिलियन टन हो जाएगा। अब ये अगर 2030 तक 165 मिलियन टन हो जाएगा तो इसको डिस्पोज करने के लिए हमारे पास एक तकनीक होती है जिसका नाम है लैंडफिल। हम गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर इन चीज़ों को दबा देते हैं। लेकिन आप समझो कि 165 मिलियन टन इस अपशिष्ट को दबाने के लिए 1240 हेक्टेयर लैंडफिल क्षेत्र की प्रति वर्ष आवश्यकता होगी, और इसी के साथ ही 10 मीटर की गहराई का ये खोदा जाएगा। ओके, तो कुल मिला के बात ये है कि लगभग 66,000 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होगी 20 वर्ष तक। लेकिन आप देखो कि अर्बनाइजेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि ये जो समस्या है, ये जो लैंड अवेलेबिलिटी है, ये यहाँ पर नहीं हो पाएगी। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, ये चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। जब हम बात करते हैं वेस्ट को ख़त्म करने की, तब हमारा सामने आता है वेस्ट टू एनर्जी या फिर वेस्ट टू वेल्थ का कंसेप्ट। ओके, जब हम संधारणीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा की बात यहाँ पर करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण विकल्प है। वेस्ट को फेंक तो रहे हो, इससे अच्छा है कि वहाँ से कुछ निकल आए। तो हम ऊर्जा की यहाँ पर बात करते हैं जो कि नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के लिए यूज़ की जा सके। ओके, आर्थिक रूप से किफ़ायती भी होगी क्योंकि हम इसको वेस्ट से बना रहे हैं, और ये पर्यावरण से अनुकूल भी यहाँ पर होगी। ओके, अध्ययन ये दर्शाते हैं कि भारत में जनित निगम ठोस अपशिष्ट में अधिकतर जो है वो जैव अपशिष्ट यहाँ पर है। जितना भी ठोस यहाँ पर जनरेट होता है, जितना भी वेस्ट यहाँ पर आता है, उसमें से लगभग 50% जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। और ऑर्गेनिक वेस्ट के ज़रिए आप देखो कि अगर उसका अवैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया तो ग्रीन हाउस गैसेज वहाँ पर रिलीज़ होंगी, अन्य प्रदूषक तत्व भी वहाँ पर रिलीज़ होंगे, साथ ही साथ मीथेन गैस वगैरह निकलेंगी जो कि ग्रीन हाउस गैस हैं। यानी कि हम अवैज्ञानिक तरीके से अब जो निस्तारण है वो यहाँ पर नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट भी 50% तक देखने के लिए मिल जाएगा। गीला अपशिष्ट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक वेस्ट गीला अपशिष्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए आपकी वैज्ञानिक विधियां जरूरी हैं। उसमें पहली आती है कंपोस्टिंग, दूसरी आती है बायोमेथेनेशन संयंत्र। ओके, तो ये चीज़ें आपकी देखने के लिए मिलेंगी। इसके अंदर अब तक हम देखें लगभग कई सारी यूनिट्स खोली गई हैं, लगभग 553 कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स हैं, 56 बायोमेथेनेशन संयंत्र हमने खोले हैं। तो इस तरीके के काम भी यहाँ पर हुए हैं। CSIR के अंदर सिमेरी दुर्गापुर में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ठोस अपशिष्ट, ये सब याद नहीं रखना, ठीक है, ये याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि रूल्स हैं हमारे जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इनको कहते हैं, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016। और इनके अंदर हमने क्या किया है कि एक एकीकृत निगम ठोस एकीकृत निस्तारण प्रणाली यानी IMSWDS यहाँ पर विकसित की है। ओके, तो ये एक एकीकृत निगम ठोस निस्तारण प्रणाली संयंत्र है। और इसके साथ साथ हम क्या है कि जो आपका गीला अपशिष्ट है और जो सूखा अपशिष्ट है उसको अलग करने की बात इसके अंदर यहाँ पर की गई है। यह जो आपका यंत्रीकृत पृथक्करण प्रणाली ठोस अपशिष्ट को अलग अलग भागों में यहाँ पर तोड़ देती है। मान लो कि एक वेस्ट यहाँ पर आया, उसके अंदर धातु हो सकती हैं, मेटल हो सकती हैं, उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो सकता है, उसके अंदर इनऑर्गेनिक वेस्ट हो सकता है, उनके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकता है, उनके अंदर निष्क्रिय अपशिष्ट हो सकता है। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, उन सभी को यहाँ पर ये अलग अलग कर देगा। ओके, और अलग अलग करने के बाद उनको अलग अलग जो सिस्टम है, मान लीजिए कि ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोमिथेनेशन वगैरह का यूज़ करते हुए। ओके, तो ये उसको उधर की साइड में भेजेगा। जो वेस्ट पूरी तरीके से निष्क्रिय है उसको ये अलग कर देगा, उसको सेपरेट कर देगा। जो जैव निम्नीकरण है जिसका बायोडिग्रेडेशन हो सकता है उसका बायोडिग्रेडेशन करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम जो है वो
अलग अलग इनको सेपरेट करके ये काम कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब अपशिष्ट के अंदर जो जैव निम्नीकरण अवयव हैं जिनका बायोडिग्रेडेशन हो सकता है, उनका एनारोबिक वातावरण में हम जैव गैसीकरण यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें हम जो मीथेन है उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के जो निकलती है उसको भी यहाँ पर रोक सकते हैं, और उनका यूज़ हम बेसिकली कुकिंग पर्पज़ से यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, ईंधन गैस बनाने के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इसी तरीके से हम उनका यूज़ वर्मिंग कंपोस्टिंग के रूप में भी यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। ओके, बायोमास हो सकता है, जैसे कि सूखी पत्ती हैं, मृत शाखाएं, सूखी घास इत्यादि, ये सब निकल करके आती हैं। तो इसके लिए आप बायोगैस डाइजेस्टर का यूज़ यहाँ पर कर सकते हो, जिसमें ये फीड स्टॉक के रूप में यूज़ किया जाएगा, और बाद में आप इससे जो है वो मुख्य रूप से सिन गैस यहाँ पर बना सकते हो, जो कि एक तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। ओके, इसका आप यूज़ कर सकते हो ईंधन में, और सीमेंट वगैरह जैसे बनाने की फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं ना, उन सभी में सिन गैस का यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है एज अ एनर्जी। ओके, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्लास्टिक भी होती है, सैनिटरी अपशिष्ट होते हैं। ओके, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो इसके लिए आप पायरोलाइसिस कर सकते हो, या फिर प्लाज्मा गैसीकरण के ज़रिए आप उत्प्रेरक वगैरह का यूज़ करते हुए इनको अवायवीय वातावरण में, यानी कि ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए उस वातावरण में, आप इसको जो है वो हटा सकते हो। ओके, विभिन्न तापक प्रक्रियाएं हैं, जैसे ठोस ईंधन आधारित, तरल ईंधन आधारित, गैसीय ईंधन आधारित, ये सब चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुलक अपशिष्ट भी हो सकता है इसके अंदर, सैनिटरी पदार्थ भी हो सकते हैं। उच्च तापीयकरण में प्लाज्मा का प्रयोग करते हुए प्रवृत्त किया जाता है। ओके, प्लाज्मा गैसीकरण प्रक्रिया अपशिष्ट को सिन गैस के रूप में रूपांतरित करती है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। तो ऐसी सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, और कुछ ऐसे मटेरियल्स हो सकते हैं लाइक कांच है, पत्थर है, इनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, तो इनको यहाँ पर आपका अलग कर लिया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद ये आर्टिकल मिलेगा स्वस्थ आहार के बारे में, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, ये सब चीज़ें नो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो आपके पोषण से रिलेटेड स्कीम है सरकार की, न्यूट्रिशन वगैरह की, वो सब यहाँ नहीं दी गई हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर ये अलसी वगैरह की चीज़ें ये सब काम की नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है विलुप्त होती वनस्पतियों का संकट। तो बहुत सारी जो वनस्पतियाँ हैं वो ऐसी हैं जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जानते हैं। एक यहाँ पर प्रतिवेदन लिया गया विश्व संसाधन संस्थान वाशिंगटन के द्वारा। इन्होंने बताया कि अगली सदी तक जो प्रजातियां हैं वो बहुत सारी यहाँ पर विलोप हो जाएंगी। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय जो आपके वन है उनका भी क्षेत्रफल है वो यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाती हैं कि धरती से मानव विलुप्त हो जाए तो प्रकृति के संतुलन में कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप देखो कि इस कारण विश्व के सभी देश जीवों, वनस्पतियों, इन सब चीज़ों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर मानव गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वनस्पतियां लुप्त हो गई तो प्रकृति पर गहरा विपरीत प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 19,000 पेड़ पौधे विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। इसके मुताबिक यदि वन्य जीव के प्राकृतिक वास को 70% तक कम कर दिया जाए तो यहाँ निवास करने वाली 50% प्रजातियाँ खत्म हो जाएंगी। यानी पेड़ खत्म तो आपकी जो फ्लोरा है, फोना है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। वन्य जीव हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनमें सहजीवन की भी यहाँ पर क्षमता होती है, मतलब एक दूसरे पर उनका जीवन डिपेंड होता है। इंसान का भी ऐसा ही है। ओके, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसमें भी आपको मिलेगा कि आंकड़े वगैरह ये सब चीज़ें मिलेंगी, जो कि हाल ही में जारी की गई द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रीज़ रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि 5 साल पहले तक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में जंगली पेड़ों की 17,510 प्रजातियां गंभीर खतरे में पाई जाती हैं। ओके, तो ऐसा सब डाटा हिंदी वाले जो छात्र हैं वो लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो। वैसे ये सब चीज़ें याद नहीं रहने वाली, ठीक है। इतनी सारी जो प्रजातियां हैं आप देख सकते हैं कि ये सब गंभीर खतरे में यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और ये जितने भी प्रजातियां हैं टोटल प्रजाति का लगभग 30% है, यानी कि दुनिया भर के 30% जो फॉरेस्ट वगैरह हैं वो सारे के सारे इस समय गंभीर खतरे का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, अब ये सारा डाटा यहाँ पर नहीं देखना इतना सारा, बट समझो कि ब्राज़ील में बहुत सारी ऐसी शोध हुई और पता चला कि महोगनी, शीशम, यूजीनिया, इन सब के जो पौधे हैं या फिर वृक्ष हैं उन सभी में भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जंगली वनस्पतियों का विलोपन हो रहा है। इसके अलावा ब्राज़ील के अलावा कोलंबिया में भी आपको मिल जाएगा, इंडोनेशिया में भी, और मलेशिया जैसी कंट्रीज़ में भी आपको हालत बिगड़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा वेनेजुएला जैसे देश भी इससे छूटे नहीं हैं। अब इतने सारे कंट्रीज़ इससे यहाँ पर जूझ रहे हैं, तो इंडिया कैसे यहाँ पर पीछे रहेगा। इंडिया भी यहाँ पर आप देखोगे कि पिछले 50 वर्षों में सबसे ज़्यादा जंगली वनस्पतियों का विलोपन यहाँ पर देख चुका है। ओके,
इसके कुछ कारण हैं। अंधाधुंध कटाई यहाँ पर हो रही है। लाइक आपको एग्रीकल्चर उगानी है तो फिर आपको मतलब क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो पेड़ को साफ करना पड़ेगा, ये सब काम यहाँ पर है। उसके अलावा संरक्षण के प्रति लोगों की घटती रुचि, सूखा या बाढ़, वनस्पतियों के को जीवन का हिस्सा ना मानना। ओके, तो जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है ह्यूमन और ट्री का, वो भी यहाँ पर आप नहीं मानते। ओके, उसके अलावा बहुराष्ट्रीय जो कंपनीज है वो फैलाव कर रही हैं, वनस्पतियों का उजाड़ देखने के लिए मिल रहा है, पानी का अंधाधुंध दोहन यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सरकारी और गैर सरकारी यानी दोनों तरह के प्रयास जो हैं इन क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो हालत है वो ख़राब हो गई हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन और उसके अंदर के 194 देश यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वो सब इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। लाइक संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगर हम देखें तो आमतौर पर प्रजाति रिकवरी एक प्लान यहाँ पर लॉन्च किया है। ओके, प्रजाति रिकवरी प्लान जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर में इस तरीके से वर्क करेगा। ओके, इसी तरीके से IUCN की लाल सूची भी यहाँ पर जारी की जाती है, जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त और कम जोखिम श्रेणियों के हिसाब से यहाँ पर ओके। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कुछ ज़्यादा सुधार देखने के लिए यहाँ पर मिल नहीं रहा है। पहले क्या होता था कि लोग पेड़ों को अपना मित्र के रूप में मानते थे। इसी तरीके से आप देखोगे कि उनकी अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए यहाँ पर भारत में भी अपीको आंदोलन चला गया जो कि कर्नाटक में था। इसी तरीके चिपको आंदोलन चला गया जो कि उत्तराखंड में था। इसी तरह जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड में यहाँ पर चलाया जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी मित्र के जो पर्सपेक्टिव है इसको देखते हुए सरकार ने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 में यहाँ पर लॉन्च किया, जिसके अधिकार में जो ट्राइबल्स हैं या फिर इंडिजिनियस पीपल हैं उनको पेड़ों के राइट्स यहाँ पर दिए गए, फॉरेस्ट राइट्स यहाँ पर दिए गए। ओके, तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी समझ में आएंगी। हालांकि यहाँ से सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जब आर्टिकल यहाँ पर दिया है तो हमने इसको यहाँ पर देखने की कोशिश करनी है। ओके, तो ये आप लोग इतना यहाँ पर समझ करके चलिए, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसके बाद आर्टिकल फिर आ जाता है आपका ये, जिसके अंदर लिखा हुआ है प्रतिजैविक प्रतिरोधकता। इसको इंग्लिश में कहते हैं ABR। ABR मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसकी ही दूसरी फॉर्म होती है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसके अंदर होता क्या है, देखिए ये एक पशु है। ओके, पशु को आपने एंटीबायोटिक यहाँ पर दे दी, उसकी बीमारी के इलाज के लिए हो सकती है या फिर दूध उत्पादन के लिए, ये सब हो सकता है। ओके, तो उनमें से कुछ जो प्रतिरोधी जीवाणु दवाएं हैं उनसे बच जाते हैं, कुछ जो आपके जीवाणु हैं वो दवाओं से बच जाते हैं और आगे जनसंख्या वृद्धि करते हैं। फिर उनको हम कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन उनको यहाँ पर कंज्यूम करता है, और ये जो आपके जीवाणु हैं जो बच गए वो आपके ह्यूमन में एंटर कर जाते हैं थ्रू द फूड सिस्टम या फिर संदूषित वातावरण। तो जब इंसान इस तरीके की एंटीबायोटिक्स लेता है तो उस पर किसी भी तरीके का असर यहाँ पर नहीं लेता। लाइक ह्यूमन को ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर है, उसने एंटीबायोटिक ली, तो जो ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर इस दवा के प्रति पहले से ही जागरूक हैं, उन्हें पता है कि इस दवा का अब हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो जो आपकी बेसिकली मैं कहूँ एंटीबायोटिक्स हैं जिनको मैजिक बुलेट्स यहाँ पर कहते हैं, ओके, वो यहाँ पर आपकी काम करना बंद कर देती हैं, दवाई का आपके ऊपर असर नहीं होता। इस प्रोसेस को कहा जाता है ABR और MR। ओके, तो ये सारा पॉइंट यहाँ पर दिया गया था, इस स्लाइड दी गई थी, और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपकी काम की नहीं थी पूरी मैगज़ीन के अंदर भी। और साथ ही साथ जो विज्ञान प्रगति है उसकी क्रेडिबिलिटी भी धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रही है। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन इसको यहाँ पर हमें बंद करना पड़ेगा। बट फिलहाल इसमें इतना ही काम का था, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको इतना ही रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।